नमस्कार, देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं दिल्ली से सौरभ शुक्ला। शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसने पूरे सिस्टम पर एक सवालिया निशान उठाया है, खासकर दिल्ली पुलिस से। रविवार को जंतर मंतर पर एक कार्यक्रम हुआ जिसमें एक धर्म विशेष के खिलाफ उन्मादी नारे लगाए गए। वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हैं। इसके बाद अब दिल्ली पुलिस जागी है और कार्रवाई कर रही है। बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस पूरे मामले पर और जानकारी देने के लिए हमारे साथ जंतर मंतर से हमारे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर मौजूद हैं। दिल्ली के जंतर मंतर इलाके में एक धर्म विशेष के खिलाफ भड़काऊ नारेबाजी करने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने बीजेपी नेता समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी आरोपियों की तलाश चल रही है। वहीं गिरफ्तारी से गुस्साए हिंदूवादी संगठनों ने कनॉट प्लेस थाने में जमकर हंगामा काटा। दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में हिंदूवादी संगठनों से जुड़े कई लोग घुस गए और जमकर हंगामा काटा। गुस्सा इस बात को लेकर था कि पुलिस ने बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय समेत 6 लोगों को जंतर मंतर पर एक धर्म विशेष के खिलाफ नारेबाजी करने के आरोप में गिरफ्तार क्यों किया। किसी धर्म के खिलाफ इन्होंने नारेबाजी नहीं की। ये बिल्कुल गलत आरोप है। लेकिन वीडियो में दिख रहे हैं ना नारेबाजी करते जो वीडियो हो सकता है, अभी जांच का विषय है, वो हो सकता है इन्हीं के लोग और इन्हीं के लोग होंगे। अच्छा, जो आयोजक है उनमें से कोई भी नहीं है। कानून व्यवस्था को बिगाड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी अमित शाह जी की अगुवाई में कर रही है। उनके ही लोग इस प्रकार के भड़काऊ नारे लगा रहे हैं, दिल्ली का माहौल खराब कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की है, 6 गिरफ्तारियां इस मामले में की गई है। क्या आप संतुष्ट हैं जो मामले देखिए, ये कार्रवाई की रस्म अदायगी होती है, सवाल तो विचारधारा का है ना। एक ऐसी पार्टी इस वक्त सत्ता में है जो नफरत की विचारधारा पे काम करती है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में सोमवार को केस दर्ज किया और मंगलवार सुबह बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय समेत 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल बीते रविवार को जंतर मंतर पर सेव इंडिया फाउंडेशन नाम के संगठन की तरफ से भारत छोड़ो आंदोलन नाम का कार्यक्रम हुआ। इसमें बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय भी थे। आरोप है कि इस दौरान कुछ लोगों ने धर्म विशेष के खिलाफ जहरीले नारे लगाए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई। आरोपियों में दिल्ली बीजेपी के नेता अश्विनी उपाध्याय का नाम है। एक आरोपी दीपक सिंह का हिंदू फोर्स नाम का संगठन है। फरार आरोपी पिंकी चौधरी हिंदू रक्षा दल का मुखिया है। वो इससे पहले आम आदमी पार्टी के दफ्तर और जेएनयू में हमले की जिम्मेदारी ले चुका है। गिरफ्तार आरोपी प्रीत सिंह सेव इंडिया फाउंडेशन का अध्यक्ष है। बाकी आरोपी दीपक कुमार, विनोद शर्मा, विनीत वाजपेयी भी हिंदूवादी संगठनों से जुड़े हैं। पुलिस का कहना है कि इस कार्यक्रम के लिए आयोजकों को परमिशन नहीं दी गई थी। वीडियो को भी हमने एग्जामिन किया और बाकी जो फर्दर इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो हमने किया, उसके बाद 6 लोगों का इस केस में हमने अरेस्ट डाला है और इसके बाद इनको कोर्ट में पेश किया। क्या रोल है इसमें? इन लोगों ने अप्लाई किया था परमिशन के लिए, कार्यक्रम ये ऑर्गेनाइज किया था। जी, परमिशन मिली थी सर? जी नहीं, कोई परमिशन। पुलिस वीडियो के जरिए बाकी आरोपियों की पहचान कर रही है। उत्तम मलिक नाम के एक शख्स की भी तलाश की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जंतर मंतर पर जो कार्यक्रम किया गया उसके लिए कोई भी परमिशन नहीं ली गई थी। सवाल ये है कि ऐसे में इतने सारे लोग कड़ी सुरक्षा के बीच जंतर मंतर पर कैसे पहुंच गए। अब इस मामले को लेकर जब लोगों ने गुस्सा जाहिर किया तब पुलिस ने कार्रवाई में तेजी दिखाई है और 6 आरोपी गिरफ्तार कर लिए हैं, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है। नई दिल्ली से मुकेश सिंह, एनडीटीवी इंडिया। गाजियाबाद के डासना में डासना देवी मंदिर के अंदर सो रहे नरेशानंद नाम के एक साधु पर आज सुबह 3 से 4 बजे के करीब चाकुओं से हमला किया गया। उनकी हालत गंभीर है और उन्हें गाजियाबाद के यशोदा हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। लेकिन हैरत में डाल देने वाली बात यह है कि जिस वक्त हमला हुआ उस वक्त मंदिर प्रांगण में 10 से 15 पुलिस वाले मौजूद थे और वो सो रहे थे, ऐसा वहां के पुजारियों का कहना है। देखिए ये पूरी रिपोर्ट। दिल्ली से महज 25 किलोमीटर दूर ये गाजियाबाद का डासना देवी मंदिर है।
यहाँ आज सुबह लगभग 4 बजे करीब इसी तख्त पर सो रहे 58 साल के नरेशानंद नाम के शख्स पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने चाकू से हमला कर दिया। हमलावर मौके से फरार हो गए। स्वामी नरेशानंद जी आए हुए थे, वो यहाँ पे सो रहे थे, उनके साथ में मनोज सिंह और थे सेवादार, वो थे। तो कम से कम 2 व्यक्ति थे जिन्होंने, एक ने उनका मुंह दबाया और दूसरे ने चाकू से वार किया है उनके पेट पे और गले पे। उन्होंने जब हाथ पैर मारे हैं तो जो साथ में मनोज सिंह थे वो उठे हैं तो उनको भी चाकू मारा गया है और वो चाकू मार के, लेकिन उनका ब्लेड जो था ब्लेड वो चाकू टूट गया तो वो भाग गए वहाँ। पूरे मंदिर को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि वो सभी पहलुओं को ध्यान रखकर जांच कर रही है। 3:30 पौने 4 बजे की घटना है। एक नरेशानंद जी है जो कि दासना मंदिर में रुके हुए थे, समस्तीपुर बिहार से 7 तारीख को आए थे। तो इसमें हम सभी पहलुओं पर जांच कर रहे हैं कि क्या कोई बाहर से आया था या कोई आसपास का व्यक्ति कोई जानकार भी हो सकता है। सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, कैमरा CCTV फुटेज भी देखी जा रही है। साधु नरेशानंद रविवार को जंतर मंतर पर हुए भारत जोड़ो कार्यक्रम में शामिल होने बिहार से आए थे, जहां धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने वाले नारे लगे। कहा यह भी जा रहा है कि इस कार्यक्रम में इस मंदिर से संबंधित कई लोग शामिल हुए थे। इस मंदिर के प्रमुख नरसिम्हानंद आए दिन विवादित बयान देने के लिए सुर्खियों में रहते हैं। ये मंदिर इस साल मार्च में भी सुर्खियों में रहा, जब यहाँ नाबालिग मुसलमान बच्चे को पीटा गया क्योंकि वो मंदिर के अंदर पानी लेने चला गया था। मंदिर के गेट पर लिखा है कि मुसलमान यहाँ प्रवेश नहीं कर सकते, जिसके बाद से ही मंदिर में पुलिस तैनात रहती है। लेकिन 20 से 25 पुलिस वालों की मौजूदगी में इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई, ये एक बड़ा सवाल है। ये मंदिर काफी मशहूर रहा है। यहाँ से तमाम धार्मिक उन्माद फैलाने वाले बयान यहाँ के यति नरसिम्हानंद देते रहे हैं। फिलहाल कई थ्योरीज हैं। पुलिस वाले यहाँ पर 25 से 30 मौजूद थे, तो उनको चीखें क्यों नहीं सुनाई दी, उनके रहते कोई बाहर से क्यों आ गया, और बिना किसी आधार पर नरसिम्हानंद क्यों कह रहे हैं कि इसके पीछे दूसरे समुदाय के लोगों का हाथ है। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, लेकिन साफ है कि पुलिस की एक बड़ी चूक हुई है। दासना से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया। कपिल सिब्बल के घर विपक्ष के नेताओं की डिनर पार्टी ने एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी के भीतर की खेमेबाजी को हवा दे दी है। कहने को तो इस डिनर पार्टी को विपक्षी एकता के लिए दिया गया बताया जा रहा है, लेकिन इसके जरिए कांग्रेस के असंतुष्ट नेताओं ने ये संदेश देने की भी कोशिश की है कि कांग्रेस का मतलब सिर्फ गांधी परिवार नहीं है। हालांकि सिब्बल के नजदीकी अब भी इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ये महज एक बर्थडे पार्टी थी। एनसीपी के शरद पवार से लेकर शिवसेना के संजय राउत तक और आरजेडी के लालू यादव से लेकर एसपी के अखिलेश यादव तक कपिल सिब्बल की डिनर पार्टी में 15 विपक्षी दलों के करीब 45 नेता और सांसद जुटे। टीडीपी, टीआरएस, वाईएसआर कांग्रेस, बीजेडी और अकाली दल डिनर में ये पार्टियां भी शामिल हुई जो विपक्ष की बैठकों का हिस्सा नहीं होती हैं। यहाँ तक कि आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी इसमें डिनर खाने पहुँचे, जो राहुल गांधी के दिए नाश्ते पर नहीं आए थे। राहुल गांधी के नाश्ते में कौन सा ऐसा व्यंजन नहीं था जो कि कल के डिनर में था? देखिए, उसको कंपेयर करना ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी का जो नाश्ता था उसमें एक पॉलिटिकल एजेंडे पे चर्चा या बहस होनी थी। कल का जो कार्यक्रम था वो शुद्ध रूप से एक डिनर की पार्टी थी, जिसमें एक दिन पहले कपिल सिब्बल साहब का जन्मदिन था, उसके बाद उन्होंने ये डिनर का कार्यक्रम रखा था, वहाँ सारे लोग गए। इस डिनर की टाइमिंग भी अहम है। सूत्रों के मुताबिक इसमें गांधी परिवार के किसी सदस्य को न्योता नहीं दिया गया। लोकसभा और राज्यसभा में नेता विपक्ष को भी नहीं बुलाया गया। गुलाम नबी आजाद, आनंद शर्मा, मनीष तिवारी और विवेक तनखा जैसे नेता यहाँ मौजूद थे, जो कांग्रेस के असंतुष्ट खेमे G23 के सदस्य हैं। आप लोगों ने अलग से शाखा खोल दी एक तरह से? नहीं, ये तो एक स्पॉन्टेनियस एक्सरसाइज थी। कपिल सिब्बल जी की परसों बर्थडे थी। बर्थडे का एक प्रकार के सेलिब्रेशन था। वो एक बहुत
बड़े वकील और टॉल पर्सन हैं इस कंट्री के। उन्होंने अपने सब फ्रेंड्स को बुलाया था। दे हैपन टू बी फ्रॉम अक्रॉस पार्टीज। सूत्र बताते हैं कि इस डिनर में बीजेपी के खिलाफ मोर्चेबंदी की बात भी हुई और यूपी चुनाव में अखिलेश यादव का हाथ मजबूत करने की भी। इसके लिए कांग्रेस की भूमिका क्या हो, इस पर भी चर्चा हुई। लेकिन अकाली दल के नेता नरेश गुजराल ने यहां तक कह दिया कि कांग्रेस को मजबूत होने के लिए एक परिवार से मुक्त होना होगा। बहरहाल इस डिनर पर बीजेपी को चुटकी लेने का मौका मिल गया है। उनके साथ पार्टी तो कोई रह नहीं गई है, तो पार्टी करके ही जो है वो आत्मसंतुष्टि कहते हैं। तो पार्टी जब रह नहीं जाती तो पार्टियां करना, पार्टियों के साथ जो है वो डिनर पार्टी, तो कभी कोई और पार्टी, तो इसलिए उसी में खुश होने दीजिए। उसी में संतुष्ट होने में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश में जुटी कांग्रेस खुद खेमेबाजी की शिकार है। कपिल सिब्बल की इस डिनर पार्टी को बेशक बर्थडे पार्टी करार दिया जाए, लेकिन ये कांग्रेस के भीतर के असंतुष्ट नेताओं की पार्टी में मजबूत हिस्सेदारी की बेकरारी को भी दर्शाती है। नई दिल्ली में उमाशंकर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। राजनीति में अपराधीकरण को रोकने के लिए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कई बड़े आदेश दिए। बीजेपी, कांग्रेस समेत सारी बड़ी राजनीतिक पार्टियों पर लाखों का जुर्माना भी लगा दिया। चुनाव में आपराधिक इतिहास वाले उम्मीदवारों की जानकारी सार्वजनिक करने के अपने आदेश का पालन न होने पर सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी और कांग्रेस समेत 9 राजनीतिक दलों को अवमानना का दोषी ठहरा दिया। 2020 के बिहार चुनाव को लेकर नाराज सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी और सीपीएम पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया, तो कांग्रेस, बीजेपी, जेडीयू, आरजेडी, सीपीआई, एलजेपी पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना ठोक दिया। सुप्रीम कोर्ट ने चेताया है कि भविष्य में वो सावधान रहें। सुप्रीम कोर्ट ने और भी दिशा निर्देश जारी किए हैं कि राजनीतिक दल चयन के 48 घंटों के भीतर उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास को सार्वजनिक करेंगे। चुनाव आयोग उम्मीदवारों की जानकारी के लिए एक मोबाइल ऐप बनाएगा। सभी राजनीतिक दल अपनी वेबसाइट के होम पेज पर सबसे ऊपर प्रमुख स्थान पर उम्मीदवारों के रिकॉर्ड की जानकारी देंगे। चुनाव आयोग उम्मीदवारों के आपराधिक इतिहास के बारे में एक व्यापक जागरूकता अभियान चलाएगा। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों की निगरानी के लिए सेल बनाए। यदि कोई राजनीतिक दल इसका पालन नहीं करता तो चुनाव आयोग इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दे। कार्रवाई ऑलरेडी हो रही थी, सारे इन्वेस्टिगेशन होता है, जो भी वो क्राइम रिपोर्ट होता है या जो भी केसेस उन पे लगे होते हैं वो सारे वेबसाइट पे पब्लिकली ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो इसमें किस तरीके से बदलाव आएगा मैं नहीं समझ पा रही हूँ और व्हाट इट अचीव्स। अगर सही बदलाव लाना है तो इलेक्शन रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। वहीं एक और मामले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि हाई कोर्ट की इजाजत के बिना सांसदों और विधायकों के खिलाफ आपराधिक मामले वापस नहीं लिए जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि वो दागदार लोगों को कानून निर्माता नहीं बना सकता। हालांकि उसके हाथ बंधे हैं, लेकिन फिर भी वो न्याय के हित में कोई भी बड़ा कदम उठाने से नहीं चूकेगा। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि बाढ़ और भूस्खलन से कहां है बुरा हाल। बने रहिए एनडीटीवी इंडिया में। अब बात करते हैं उन इलाकों की जहां पर बाढ़ और बारिश से बुरा हाल है। खासकर उत्तर प्रदेश में कई जिले हैं जो बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। आपको बताएं, हमीरपुर और उसके आसपास के इलाकों में बाढ़ से बिगड़ते हालात का जायजा लेने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने हवाई सर्वे किया। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। जालौन में बाढ़ के बाद वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर राहत और बचाव में जुटे हैं। पटना में गंगा नदी के जलस्तर बढ़ने से गांधी घाट के डूबने की तस्वीरें आप देख सकते हैं। वहीं उत्तराखंड के टिहरी में नेशनल हाईवे 58 यानी ऋषिकेश श्रीनगर हाईवे पर भूस्खलन हुआ है। तस्वीरों में आप देखिए कि कितनी भारी मात्रा में मलबा रास्ते पर गिर रहा है। देश प्रदेश में आज के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एनडीटीवी इंडिया पर।